सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपना पुस्तक चल रही है मैकेनिक्स, और इसमें अपना जो चैप्टर है वो है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। इसके अंतर्गत आज हम केपलर के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं केपलर ने ग्रहों की गति के लिए 3 नियम दिए थे। तो पहले इन तीनों नियमों के कथन होंगे और कथन के पश्चात हम इनका व्युत्पन्न देखेंगे। शुरुआत करते हैं केपलर के नियम से। केपलर ने खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के लिए 3 नियम दिए। ये नियम निम्न प्रकार हैं। पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है, जिसका एक फोकस पर सूर्य जो है वो केंद्रित होता है। दूसरा नियम, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल है वो स्थिर रहती है। और तीसरा नियम है, किसी ग्रह का सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण काल का जो वर्ग है वो दीर्घवृत्त की अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर जो है वो ए क्यूब के समानुपाती होता है। अब इनकी व्युत्पत्ति हमें देखनी है। तो व्युत्पत्ति के लिए हमने एक चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है कि माना एक स्मॉल एम द्रव्यमान का जो ग्रह है, ये स्मॉल एम द्रव्यमान का ग्रह है, ये कैपिटल एम सूर्य है का द्रव्यमान है। स्मॉल एम द्रव्यमान का ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण गतिमान है। सूर्य जो है वो मूल बिंदु पर स्थित है तथा किसी क्षण ग्रह का सूर्य के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो आर सदिश है। माना सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हम जानते हैं। उस नियम से सूर्य व एम द्रव्यमान के ग्रह के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल जो होगा वो हो जाएगा F बराबर माइनस का G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ आर कैप जो है वो आर सदिश का स्थिति सदिश है। लेकिन केंद्रीय बल की परिभाषा से हम जानते हैं F फैक्टर बराबर एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की स्क्वायर आर कैप प्लस एम 1/r डी अपॉन डी टी डी स्क्वायर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप। समीकरण 2 है। यह थीटा कैप जो है वो आर कैप के लंबवत एकांक सदिश है। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 जो है, समीकरण 1 में भी f का मान है और 2 में भी f का मान है, दोनों को बराबर कर देते हैं। ये मान इस मान के बराबर हो जाएगा, तो दोनों मानों को बराबर कर देते हैं। इससे हमें समीकरण 3 मिल जाती है। समीकरण 3 में कुछ नहीं किया है, केवल 1 और 2 को बराबर रखा है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बल का थीटा कैप के अनुदिश जो घटक है वह शून्य है, अतः इस दिशा में त्वरण का जो घटक होगा वो भी शून्य होगा। इसलिए त्वरण का घटक शून्य होने के कारण 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का मान शून्य हो जाएगा। क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू अल्फा, तो डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का मान शून्य हो गया। उपरोक्त का हम समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पे हमें मिल जाता है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर नियतांक। समीकरण 4। समीकरण 4 जो है यह कोणीय संवेग के संरक्षण को प्रदर्शित करती है। समीकरण 3 से द्वितीय पद को यदि हम शून्य रखते हैं तो हमें मिल जाता है L बराबर एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। इस प्रकार हमें f का जो मान है वो मिल जाता है माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर आर कैप
बराबर एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की स्क्वायर थीटा कैप सॉरी आर कैप। समीकरण 5 मिल गई है। तो इस प्रकार हमें समीकरण 5 जो है ये बल के रूप में मिल गई है। अब यहाँ हम तीनों जो नियम है केपलर के वे ज्ञात करेंगे। पहला क्षेत्रफल का नियम है, तो इसके अनुसार ये है कि सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय में समान क्षेत्र जो है वो स्वीप करती है, परिसर्प करती है। यानी ग्रह की सूर्य से जो दूरी है वो मायने नहीं रखती है। तय किया गया या परिसर्प किया गया क्षेत्रफल जो है वो मायने रखता है। इसके लिए स्थितियाँ आपको दिखाई दे रही है। इसमें ये बिंदु ओ है। प्रारंभ में मान लीजिए कोई ग्रह जो है वो बिंदु पी पे है, तो वो dt समय में मान लीजिए पी से पी डैश स्थिति में पहुंच जाता है। तो तय किया गया क्षेत्रफल जो है वो ओ पी डैश होगा। दूसरी स्थिति में मान लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं बिंदु क्यू से और ग्रह जो है वो क्यू डैश में पहुंच जाता है, तो यहाँ परिसर्प किया गया क्षेत्रफल जो है वो क्यू डैश हो गया। तीसरी स्थिति के लिए क्षेत्रफल आर डैश हो गया। तो ये कह रहा है समान समय अंतराल के लिए जो क्षेत्रफल होंगे ये समान होंगे। तो शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल के नियम से। तो किसी ग्रह के डी थीटा कोणीय विस्थापन में सदिश आर द्वारा पार किया गया जो क्षेत्रफल होता है वो होता है डी ए इक्वल टू 1/2 आर। तो यहाँ से हमें आर डी थीटा मिल जाएगा आर स्क्वायर बटा 2 डी थीटा। माना इस क्षेत्रफल को पार करने में लगा जो समय है वो समय डी टी है, तो क्षेत्रीय वेग जो है वो आ जाएगा डी अपॉन डी टी बराबर आर स्क्वायर बटे 2 डी थीटा अपॉन डी टी। समीकरण 4 से हमें मिल जाता है डी अपॉन डी टी बराबर 1/2 गुणा के, इसका मान नियतांक हो गया। ये समीकरण 6 आ गई है। तो चित्र से स्पष्ट है कि सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय अंतराल में या समान समय में समान क्षेत्र जो है वो परिसर्प करती है। और ये क्षेत्रफल जो होंगे इस चित्र में 3 क्षेत्रफल हैं, ओ पी डैश, ओ क्यू डैश, ओ आर डैश, और तीनों क्षेत्रफल जो होंगे वो बराबर होंगे। यही केपलर की गति का जो द्वितीय नियम है वो है। दूसरा अपन चलते हैं दीर्घवृत्त के नियम पे। तो जो समीकरण 5 हमारे पास थी, समीकरण 5 ये ऊपर, इस समीकरण को हम काम में लेते हैं। इसको काम में लेने पे माइनस का जी एम एम बटा आर स्क्वायर का मान हो जाता है एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की स्क्वायर बराबर माइनस का जी एम बटा आर स्क्वायर। ये समीकरण 7 है। समीकरण 7 में आर का मान 1/u रखते हैं। तो यहाँ से पहले हम लेते हैं डी आर अपॉन डी थीटा, तो डी अपॉन डी थीटा 1/u हो गया। यू के थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो माइनस का 1/u स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा हो गया। तो अब इसके अंदर मैंने इसको लिख दिया है डी आर अपॉन डी टी, डी थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। डी आर अपॉन डी टी को हम इससे लिख सकते हैं। अब यहाँ आपके डी आर अपॉन डी थीटा का जो मान है वो ये रहा, और डी थीटा अपॉन डी टी का मान के बटा आर स्क्वायर है, ये मान रख दिया। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी टी का मान हमें मिल गया है माइनस का के डी यू अपॉन डी थीटा। इसी प्रकार डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान अगर हम ज्ञात करें तो वो आ जाता है, इसी के डी अपॉन डी टी लगा देते हैं। तो ये अंदर माना है डी आर अपॉन डी टी का, माइनस के बाहर आ गया है, डी यू अपॉन डी थीटा अंदर रह गया। इसको अवकलन को इस रूप में लिख लिया है, मान रख दिया है। मान रख के हल कर लेते हैं। हल करने पे हमारे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान आ जाता है माइनस का के स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये जो मान है ये समीकरण 7 में रख देते हैं। समीकरण 7 में रखने पे हमारे पास आ जाता है माइनस का जी एम यू स्क्वायर बराबर माइनस का के स्क्वायर यू स्क्वायर
डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस का 1/u के यू स्क्वायर की स्क्वायर, हल करने पे समीकरण 8 आ जाती है। डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर gm/k स्क्वायर, समीकरण 8 है। उपरोक्त अवकल समीकरण का जो हल है वो निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं। k स्क्वायर gm/r बराबर 1 प्लस k स्क्वायर c अपॉन gm cos थीटा, समीकरण 9, जिसको हमने लिख दिया है l/r बराबर 1 प्लस e cos थीटा। l जो है वो यहाँ अर्ध नाभिलंब है, इसका मान k स्क्वायर gm है, जबकि e जो है वो उत्केंद्रता है, इसका मान k स्क्वायर c अपॉन gm है। समीकरण 10 जो है ये सांको परिच्छेद को प्रदर्शित करती है, जो कि एक वर्त, दीर्घवृत्त, परवलय अथवा अतिपरवलय हो सकती है। चूँकि इन सभी में दीर्घवृत्त ही केवल एक बंद आकृति है, अतः ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य को एक फोकस पर केंद्रित मानकर दीर्घवृत्ताकार अथवा वर्ताकार पथ में घूमता है। यह केपलर का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार E का जो मान है k स्क्वायर c/gm, ये मान 1 से कम होने के लिए पथ दीर्घवृत्ताकार होगा और E का मान 0 होने के लिए पथ जो है वो वर्ताकार होगा। तो ये आपका दीर्घवृत्त का नियम था। तीसरा है आवर्त का नियम। तो दीर्घवृत्ताकार पथ के लिए अर्ध नाभिलंब L, अर्ध दीर्घ अक्ष A व अर्ध लघु अक्ष B हो तो इनमें निम्न संबंध होता है। L बराबर b स्क्वायर अपॉन a, तो L बराबर b स्क्वायर अपॉन a बराबर k स्क्वायर gm। अब हम जानते हैं आवर्त काल जो है वो होता है t बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफलीय वेग, इसका मान होगा पाई ab अपॉन k/2। स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करके मान रख देते हैं, मान रखने पे हमें मिल जाता है t स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर a³ समीकरण 13 से मान रखते हैं। इस समीकरण 13 से यहाँ से यहाँ पे तो ये आता है, तो हमें मिल जाता है t स्क्वायर समानुपाती a³, और यही आपके केपलर का तीसरा नियम है। तो इस प्रकार अपने पास केपलर के तीनों नियम आ गए। धन्यवाद।